नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जेके न्यूज। मैं हूं आपके साथ ममता तिवारी। वक्त तो चला खबरें दिल्ली एनसीआर की। दिल्ली में कोरोना ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है। एक दिन में 8000 से अधिक मामलों ने केजरीवाल सरकार की टेंशन बढ़ा दी है। कोरोना का कहर दिल्ली में इस कदर है, इसको लेकर दिल्ली के डॉक्टरों की राय जानना बेहद जरूरी हो गया। इसलिए कोरोना के मद्देनजर हमारे संवाददाता ने वरिष्ठ डॉक्टर वीके मोंगा से खास बातचीत की है। सुनिए क्या कुछ उनका कहना है। इस वक्त हमारे साथ वरिष्ठ डॉक्टर वीके मोंगा जी मौजूद हैं। सर, जिस तरीके से मामले राजधानी में बढ़ रहे हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे? आखिर इसके पीछे वजह क्या है? देखिए, बिल्कुल बहुत बड़ी विडंबना है दिल्ली की कि जब पूरे देश के अंदर केसेस कम हो रहे हैं, पूरी दिल्ली का जो माहौल है इतना ख़राब हो चुका है। आप पूरे देश की बात करें तो 4.2% पॉजिटिविटी है और दिल्ली के अंदर 13, 14, 15% पॉजिटिविटी जा रही है। तो ये दिल्ली का तो बुरा हाल है। और वीके पॉल साहब ने आज से 1 महीना पहले कह ही दिया था कि 15,000 तक डेली केसेस के लिए दिल्ली को तैयार रहना चाहिए और लगता है कि शायद हम उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं। 8,500 केस थे कल और ये लगता है जैसे जैसे त्यौहार ख़त्म होंगे, पोल्यूशन बढ़ रहा है, मौसम ठंडा हो रहा है, लोग लापरवाही कर रहे हैं। सबसे बड़ा ये है। सर, प्रदूषण का आपने जिक्र किया, क्या प्रदूषण के बढ़ने से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं? देखिए, ये प्रदूषण से क्या होता है, प्रदूषण से सारी आपकी जो हैवी एयर्स हैं, जो जिसमें आपकी गैसेस होती हैं, पार्टिकुलेट मटेरियल होता है 2.5, 7.5, ये सारी की सारी ठंड की वजह से नीचे सेटल हो जाती हैं। और जब कोई हवा नहीं चलती, जब हवा चलती है तो चलती रहती हैं, जब हवा नहीं चल रही होती तो उस वक्त ये जो ज़मीन पे बैठी रहती हैं सब हवाएं, और उसके अंदर वायरस भी चलता रहता है, वायरस भी खड़ा रहता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये पोल्यूशन की वजह से आपके जिन लोगों को फेफड़े की बीमारी है, हार्ट की बीमारी है, शुगर की है, ब्लड प्रेशर की है, उन लोगों के अंदर समस्या आएगी ही आएगी। ये माना जाए कि वायरस ज़्यादा देर तक रहता है हवा में प्रदूषण की वजह से? प्रदूषण की वजह से वायरस जो है हवा में तैरता रहेगा। एरोसोल है ना जी, आपने खांसी करी, वो वायरस हवा में चला गया। अगर तो हवा तेज चल जाएगी तो फिर तो निकल जाएगा। तभी तो कहते थे कि ओपन जगह पर ये बीमारी होने के चांस कम है, इंडोर ज़्यादा है। अब तो सब कुछ ही इंडोर ही हो जाता है। जब एक गैस चैम्बर ही बन गया पूरी दिल्ली, एक हेल्थ इमरजेंसी हमने डिक्लेयर करना चाहिए जिसमें कि पूरे के पूरे प्रिकॉशन लेने चाहिए। मुझे लगता है कि केवल दिल्ली जो है नी जर्क रिएक्शन करती है हर साल पोल्यूशन के ऊपर। पोल्यूशन बढ़ जाता है, वो 2-3 महीने कोर्ट का डंडा रहता है तो दिल्ली सरकार कुछ ना कुछ करना शुरू कर देती है। फिर 9 महीने दिल्ली भी भूल जाती है, जनता भी भूल जाती है, सरकारें भूल जाती हैं, फिर वही कहानी रिपीट हो जाती है। तो ये तो डॉक्टर वीके मोंगा जो बता रहे थे कि प्रदूषण एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से दिल्ली में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। दिल्ली से प्रणय शर्मा की रिपोर्ट। बीजेपी ने बिहार में जीत का परचम लहराया तो दिल्ली में बीजेपी नेताओं ने खूब जश्न मनाया। मिशन बिहार को पूरा करने के बाद बीजेपी अब मिशन बंगाल की तैयारी में है। इसको लेकर दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता से बातचीत की हमारे संवाददाता केशव ने। सुनिए। बातचीत कर रहे हैं दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी। गुप्ता जी, जैसा कि अभी छठ पूजा हर साल दिल्ली में मनाई जाती है, इस बार नहीं मना पा रहे हैं बिहारी, कैसे क्या देखते हैं इसको? देखिए, कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है दिल्ली सरकार भी बहुत लापरवाही बरत रही है। वो ना तो कोरोना के मामले में काम कर पा रहे हैं, दूसरी तरफ जब उन्हें पता है दिल्ली के अंदर बहुत बड़ी संख्या में पूर्वांचल और बिहार के लोग रहते हैं और हर साल छठ पर्व मनाया जाता है, जो लापरवाही और जो रवैया दिल्ली सरकार ने रामलीला के समय बरता या दीपावली पे पटाखे बैन, उन्होंने लास्ट मोमेंट पे जाके पटाखे बैन किए, लास्ट मोमेंट पे जाके वो कहते रहे रामलीला होंगी होंगी और लास्ट मोमेंट पे उन्होंने बैन कर दिया। उसी तरह से दिल्ली सरकार ने छठ पर्व की तैयारी सही ढंग से नहीं की और वो अपनी तैयारियां नहीं की, वो तैयारी कर नहीं पाए और उनकी मंशा नहीं थी, इसलिए वो इस समय बैन लगा रहे हैं। मैं कहना इसमें चाहता हूं कि बहुत बड़ी संख्या में जब पूर्वांचल बिहार के लोग रहते हैं तो उनको छठ महापर्व मनाने का हक है। आप ये कह सकते थे कि आप 10 पार्क नहीं तो 5 पार्कों में करिए,
5 नहीं तो 4 पार्कों में करिए या 4 सार्वजनिक स्थानों पर करिए, पूरी तरह वैन लगाना अनुचित है। अच्छा, एक और सवाल ये है कि जैसा कि दिल्ली में मेट्रो में लगातार इस समय सोशल डिस्टेंसिंग नहीं बन पा रही है और साथ ही सुप्रीम कोर्ट भी लगातार दिल्ली सरकार को लताड़ लगा रहा है, क्या ऐसा दिल्ली में चल रहा है जो केजरीवाल भी जो है उस तरीके से कोरोना पर नियंत्रण के लिए कोई काम नहीं कर पा रहे हैं, साथ में दिल्ली एमसीडी भी है, कुछ क्यों कोरोना के मामले क्यों नहीं कंट्रोल हो पा रहे दिल्ली? एक सिर्फ कोरोना नहीं है, कोरोना जो पैंडेमिक है पूरे पहले दिन से लगाकर आज तक जो दिल्ली सरकार ने लापरवाही बरती है, ये बड़े दुख की बात है, शर्म की बात है कि दिल्ली सरकार को 2 बार, एक नहीं 2 बार कोरोना के मामले में फटकार लग चुकी है। मुझे ये पूरी तरह कहते हुए संतोष हो रहा है कि हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी अगर दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में इंटरवीन नहीं करते तो हालात और बिगड़ते। और मैं कहता हूँ जब एक बार गृह मंत्री जी ने यहाँ इंटरवीन किया, लाइन दी, यहाँ व्यवस्थाओं को सुधारना, तो आपने उसको कंटिन्यू करना चाहिए था। दिल्ली सरकार का ये काम था उन व्यवस्थाओं को लगातार कंटिन्यू रख के सही तरीके से लोगों के अंदर पैनिक क्रिएट ना हो, इलाज मिले, उनको बेड मिले, इसकी व्यवस्था करनी चाहिए। 3 दिन पहले कितने लोग, अभी 3 दिन पहले एक बुजुर्ग की मौत हो गई है सिर्फ इसलिए कि उनको दिल्ली सरकार के 3 अस्पताल थे, वहाँ वो गए, तीनों में उनको एडमिशन नहीं मिला, कोरोना से मौत हो गई। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक जिम्मेदारी आपको दी जनता ने, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, दिल्ली सरकार है, आपको एक कोरोना जैसी महामारी से निपटने के लिए बहुत राज्यों में कम हो गए केस, लेकिन दिल्ली में वहीं बढ़ रहे हैं। सर, आखिरी सवाल ये है कि अभी लगातार दावा कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल कि उन्होंने दिल्ली में जो कोरोना के मामलों में जो जांच हुई है उसमें देश में पहले नंबर पर है, लेकिन आप देख रहे हैं लगातार दिल्ली में केस भी बढ़ रहे हैं। दूसरा सवाल ये है कि जब प्रदूषण पर, जैसा कि आज गौतम गंभीर भी एक प्लांट का वो कर रहे हैं, प्रदूषण और कोरोना दोनों ऐसे मामले जिन पर दावे वादे एमसीडी भी कर रही है और केजरीवाल भी कर रहे हैं, लेकिन इसका सोल्यूशन किसके पास है? देखिए, दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार उनको सेस के अंदर 1087 करोड़ रुपया इस बार दिया है पॉल्यूशन से निपटने के लिए। 115 करोड़ रुपया उनका अपना बजट था। मैं आज दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब से पूछना चाहता हूं, आपने प्रदूषण से निपटने के लिए ठोस कदम क्या उठाए? क्या आपने इलेक्ट्रिक बसों को डीटीसी के बेड़े में शामिल किया जो आपने 26 वादे किए थे? क्या आपने दिल्ली में स्मोक टावर लगाए जिससे PM 2.5 पार्टिकल जो सबसे ज़्यादा नुकसानदायक है वो कम होता है, वो आपने दिल्ली में चौक चौराहों पर लगाए? वो ना लगाकर आपने अपनी फोटो लगा ली, अपने होर्डिंग लगा लिए। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, क्या होर्डिंग और फोटो से ये प्रचार करने से पोल्यूशन कम हो सकता है? पोल्यूशन तो कोई ना कोई ठोस कदम जो उठाए जाएंगे उसी से होगा कम। और दिल्ली सरकार उस पर बिल्कुल गंभीर नहीं है, पूरी तरह फेल साबित हुई है। इसीलिए मजबूरी में बहुत से NGO आगे आए। आज हम सांसद गौतम गंभीर जी के साथ एक स्मोक टावर लगाने वाले हैं। और मैं तो ये कहता हूं कि दिल्ली के अंदर आपका इतना बड़ा बजट है, कृत्रिम वर्षा भी अगर जब पोल्यूशन बहुत पीक पे होता है और स्मोक चेंबर में तब्दील होती है दिल्ली, उस समय हमें अगर यहाँ कृत्रिम वर्षा का भी कोई प्रयोग करना तो इसमें कोई बुराई नहीं है। चीन में भी होता, कई देशों में होता है, इतना बड़ा बजट है, लेकिन दिल्ली सरकार असलियत में वो काम नहीं करना चाहते। वो दिल्ली का इतना बड़ा बजट है सरकार का 60,000 करोड़ रुपए का, वो अधिकांश पैसा प्रचार और प्रसार में और विज्ञापन में और अपनी फोटो चमकाने में खर्च करते हैं। जी, हमारे साथ बातचीत कर रहे थे दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी। इनका साफ तौर पर यह कहना है जिस तरीके से कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं उस पर दिल्ली सरकार लगातार निरंकुशता दिखा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रमोद गुप्ता के साथ केशव मोहन मिश्रा, JK24/7 न्यूज, दिल्ली। तो दिल्ली सरकार ने कोरोना के मद्देनजर आस्था के महापर्व छठ पूजा पर पूर्णतः बैन लगा दिया है और इसको लेकर अब विपक्ष भी सवाल उठा रहा है। विपक्ष की ओर से विधायक रामवीर सिंह विधूड़ी ने केजरीवाल के इस फैसले पर क्या कहा, जानिए संवाददाता प्रणय शर्मा की इस रिपोर्ट में। इस वक्त हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष रामवीर विधूड़ी जी मौजूद है। रामवीर जी, ना ही प्रदूषण में कमी आ रही है, ना ही कोरोना के मामलों में कमी आ रही है, और अब दिल्ली सरकार ने एक और फैसला लिया है छठ के आयोजन को लेकर। किस तरीके से इसे देखते हैं आप? देखिए, छठ महापर्व बहुत ही धूमधाम के साथ दिल्ली में हम लोग मनाते रहे हैं और सभी की इच्छा थी, और मैंने तो दिल्ली के मुख्यमंत्री को लेटर भी लिखा, बहुत सारे अखबारों में हमारा पक्ष ठीक से छापा गया।
और हमने मुख्यमंत्री से भी आग्रह किया कि छठ बहुत करीब है, मुश्किल से 7-8 दिन रह गए हैं, लेकिन दिल्ली सरकार ने अभी तक अपनी ओर से कोई ऐसी घोषणा नहीं की है जिससे कि लोगों को जानकारी हो सके कि इस छठ महापर्व को किस तरह से लोग मनाएंगे। अब पूरी तरह से रोक लगा दी गई है, तो मैं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी से जरूर आग्रह करूंगा कि कोई ऐसा बीच का रास्ता निकालें कि लोग प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ इस महापर्व को, जिसमें दिल्ली के लाखों लाख लोगों की आस्था जुड़ी हुई है, उनको आपकी विधानसभा की बात करूं तो उसमें ही बहुत बड़ी संख्या में वो लोग हैं जो छठ का महापर्व पूरी आस्था और श्रद्धा के साथ मनाया करते थे। मेरा कहना यह है कि मेरे यहाँ कम से कम मेरे विधानसभा में छोटे बड़े 100 छठ घाट हैं, और आप हर छठ घाट में 10 लोगों को अनुमति दे दो, उनके लिए पासेज जारी कर दो। केवल हर छठ घाट में 10 लोग होंगे और 2 मीटर की जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसको भी बनाए रखा जाएगा। मास्क दे दिए जाए, सरकार की ओर से मास्क उपलब्ध कराए जाए, सैनिटाइजर रहे, और जो अभी हमने बड़ी संख्या में सरकारी कर्मचारी जो दिल्ली के बहुत सारे चौराहे हैं या रेड लाइट पे हमने खड़े कर रखे हैं, जो युद्ध कर रहे हैं, उनको जो है हम छठ घाटों की सफाई के लिए भेजें। आपकी तरफ से अपील और एक अनुरोध होगा मुख्यमंत्री को कि किसी तरह से रास्ता निकाला जाए। तो मुख्यमंत्री को लेटर लिखा है और उसका यही रास्ता है कि जैसे मेरे यहाँ 100 छठ घाट है, 10-10 लोगों को छठ महापर्व को मनाने की अनुमति दे दी जाए, प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ, और छठ घाटों की ठीक से सरकार सफाई करवाए, जल बोर्ड के द्वारा पानी उपलब्ध कराया जाए, साफ सफाई और लाइटिंग की व्यवस्था प्रॉपर की जाए, तो कम से कम लोगों को लगेगा कि भाई हम अपने इस महापर्व को बड़ी संख्या में नहीं, लेकिन लोगों को दिखाई देगा कि छठ महापर्व जो है वो मनाया जा रहा है। तो ये थे नेता प्रतिपक्ष रामवीर बिदुड़ी, जो कि मांग कर रहे थे कि मुख्यमंत्री किसी तरीके से भी कोई रास्ता निकालें और छठ महापर्व का आयोजन कराया जाए। बिहार में बीजेपी को मिली जीत के बाद बीजेपी नेताओं का जोश हाई है, प्रवक्ता भी पूरे फॉर्म में है। सुनिए, बिहार में मिली जीत के बाद बीजेपी नेता अब बंगाल को लेकर क्या कुछ कह रही हैं। बातचीत करने के लिए मौजूद है दिल्ली प्रवक्ता ऋषा मिश्रा जी, इनसे बातचीत करेंगे। मैम, बिहार में तो आपने बिल्कुल मोदी जी का जलवा कायम हो गया, अब बंगाल की बारी है, जैसा कि कल मोदी जी ने भी अपने भाषण में कहा, तो क्या तैयारी है बिहार को लेकर, बंगाल चुनाव को लेकर? जी, जैसे बिहार की जनता ने एक अपने आप को प्रताड़ना से बचाने के लिए साइलेंट वोट दिया है, बंगाल की जनता बहुत त्राही त्राही कर रही है। जिस तरह वहाँ हिंसा हो रही है, जिस तरह वहाँ कितने सालों से ममता जी का कुशासन चल रहा है, उसके खिलाफ बंगाल की जनता भारतीय जनता पार्टी में मोदी जी के साथ इस बार बंगाल को हम लोग कमल के फूल खिलाएंगे। अच्छा मैम, एक सवाल और है, जैसा कि ओवैसी जो है उनको भाजपा की बी टीम के लोग, विपक्ष कहता है कि वो भाजपा की बी टीम है, दूसरा कि बिहार में उनको सीटें भी अच्छी खासी उनकी जो है निकल गई। सवाल ये उठता है कि क्या जिस तरीके से बीजेपी को फायदा हुआ है बिहार में, ऐसा ही फायदा बंगाल में भी ओवैसी से होने वाला है? देखिए, इस देश में बहुत सारी पार्टियां हैं जो अपने अपने विचारधारा के अनुसार चलती हैं, एजेंडे के द्वारा चलती हैं, और सबको कहीं भी इलेक्शन लड़ने का अधिकार है जो कि उन्हें संविधान के द्वारा प्राप्त है। वो बिहार में लड़े, बहुत अच्छी बात है, अब वो बंगाल में लड़ेंगे, बहुत अच्छी बात है, परंतु देश की जनता बिल्कुल क्लियर है, वो किसी के वोट काटने में नहीं आएगी और किसी की बात में नहीं आएगी। जिस प्रकार बिहार की जनता ने, बिहार की महिलाओं ने मोदी जी को पे विश्वास जताया है, उनको अपना माना है, बंगाल की जनता भी वैसे ही करेगी, चाहे वहाँ कोई भी
चुनाव लड़ता रहे। आखिरी सवाल ये है कि जैसा कि बिहार का जब चुनाव हुआ तो वहां पर नीतीश कुमार भी भाजपा के साथ में थे, लेकिन बंगाल में भाजपा का कौन सहयोगी होगा और कितना चुनाव रोमांचक होगा? देखिए, बंगाल में या देश में कहीं भी भाजपा का जो चेहरा है वो हमारा चुनाव चिन्ह है, हमारे मोदी जी हैं जी। उनके ही नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। तो बंगाल में बंगाल के लोग कमल के ऊपर अपना विश्वास जताएंगे। जो मोदी जी की सुशासन है, जो लोगों तक इतनी सारी उनकी नीतियां पहुंची हैं, महिलाओं तक उनकी जो फैसिलिटीज पहुंची हैं, जो आखिरी व्यक्ति है अंत्योदय जिसे हम बोलते हैं, उस तक जो हमारी रीति नीति पहुंची है, वो व्यक्ति मोदी जी के नाम पर और कमल का बटन दबाएगा। एक अहम सवाल मैम एक और है कि अभी लगातार बंगाल में भाजपा के कार्यकर्ताओं की हत्या हो रही है, उनके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, लेकिन अभी वहां ये ना तो प्रशासन मदद कर पा रहा है। ऐसे समय में अपनी शख्सियत बचाना और ऐसे समय में वहां पर चुनाव लड़ना कितना मुश्किल होगा भाजपा के लिए? ये जो हत्याएं हो रही हैं, ये इस बात का सबूत है कि बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है और इसकी वजह से उसको दबाने के लिए हमारे लोगों की हत्याएं की जा रही हैं। परंतु अगर उन्हें ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्या करके वो बंगाल के दिलों पे राज कर लेंगे, तो ऐसा तो नहीं हो सकता है, क्योंकि जो लोग भारतीय जनता पार्टी के लिए वहाँ काम कर रहे हैं वो बंगाल के ही लोग हैं, वो बंगाल के ही नागरिक हैं और इन हत्याओं का हिसाब बंगाल की जनता लेगी ममता दीदी से। बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बातचीत कर रही थी ऋचा मिश्रा, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि बंगाल चुनाव को लेकर इनकी जो भारतीय जनता पार्टी है वो अपनी पूरी तैयारी कर चुकी है और साथ ही साथ जो हत्याएं हो रही हैं उन पर भी जब हमने सवाल किया, उनका साफ तौर पर कहना है कि बंगाल की जनता ममता से परेशान हो चुकी है और वो साफ तौर पर इस बार फिर बंगाल में फिर मोदी का जादू कितना कामयाब होगा ये देखने की बात होगी। वीडियो जर्नलिस्ट प्रमोद गुप्ता के साथ केशव मोहन मिश्रा, जग 24/7 न्यूज, दिल्ली। पूर्वी दिल्ली के सांसद गौतम गंभीर ने अपनी क्षेत्रीय जनता को दिवाली के तोहफे के रूप में स्मॉग टावर का उद्घाटन अपने संसदीय क्षेत्र के गांधीनगर में किया। उन्होंने कहा स्मॉग टावर प्रदूषण नियंत्रण में काम करेगा। उन्होंने ये भी कहा कि वो अपने संसदीय क्षेत्र में भी और भी स्मॉग टावर स्थापित करेंगे। इस अवसर पर दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता भी मौजूद रहे। दिल्ली के सांसद गौतम गंभीर ने आज अपनी लोकसभा क्षेत्र में ये स्मॉग टावर लगाया है और इस स्मॉग टावर से प्रदूषण नियंत्रण में थोड़ी सी राहत मिल सकेगी। उसको लगाया है यमई कंपनी में, फ्लोरिडा इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री ने लगाया है। इसके एक कार्यकर्ता उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर ये कैसे काम करता है। नमस्कार, मेरा नाम रचित अरोड़ा है, मैं कंपनी का डायरेक्टर हूँ। हम पिछले 1 साल से इस कॉन्सेप्ट पर काफ़ी काम कर रहे थे। कोरोना के चलते हालांकि 1-2 महीने का हमें डिले हुआ है, लेकिन उसके बावजूद हमने दिवाली से पहले इसको उतारा है और हमारा ये लक्ष्य है कि हम ऐसे कई सारे मशीन्स दिल्ली, ऑल ओवर दिल्ली और ऑल ओवर इंडिया लगाएं। गौतम गंभीर फाउंडेशन का ये इनिशिएटिव है जिसके तहत उन्होंने 6.5-7 लाख रुपए की लागत से ये फिल्टर सिस्टम लगाया है। इसमें ना कि सिर्फ एक एयर प्यूरिफायर है, इसमें लाइटिंग सिस्टम भी दिया गया है जैसा कि आप ऊपर देख पा रहे हैं। इसमें एक पब्लिक डिस्प्ले और पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम दिया गया है और इसमें सेंसर्स और ऑटोमेशन के साथ हमने काम किया है, जिसकी वजह से ये मशीन अपने आप ऑन होगी, अपने आप ऑफ होगी और किसी भी समय हम यहाँ का पोल्यूशन डेटा, पोल्यूशन लेवल और क्या मशीन का कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है, टेम्परेचर कितना है, ह्यूमिडिटी कितना है, ये सब एक्सेस कर सकेंगे। एक सवाल और है कि कैसे आखिर ये जो है इसके कितने घंटे ये काम करेगी, क्या वर्किंग प्रोसेस इसका है, ये आपसे जानना चाहिए। प्रोसेस जो है वो मल्टी स्टेप फिल्ट्रेशन प्रोसेस है। इसमें 4 फिल्टर्स और ये मेटल फिन्स लगे हैं जो कि सॉलिड ऑब्जेक्ट से लेके डस्ट पार्टिकल से लेके स्मोक से लेके पार्टिकुलेट जो PM 2.5 है उसको कैप्चर कर लेते हैं और दूसरी तरफ से साफ हवा का दबाव है, उससे साफ हवा बाहर आती है। उसके बाद इस मशीन की जो कैपेसिटी है, एरिया कवरेज करीब 800 स्क्वायर मीटर करता है ये। उसके बाद इसका जो हाइट है करीब 12.5 फुट का हाइट है लाइटिंग सिस्टम समेत और 30 से 40% का पोल्यूशन लेवल में रिडक्शन आता है इस मशीन को कुछ घंटे चलाने के बाद। अच्छा, कितनी लागत जो इसको बनाने में आपको, आपकी कंपनी की कितनी लागत लगी? 7 लाख रुपए का इसमें खर्चा किया गया है। और एक पॉइंट में और बताना चाहूँगा कि साफ हवा की जब बात होती है तो हम पूरे ब्रह्मांड की हवा साफ नहीं कर सकते, तो ये एक ऐसा इकलौता पहला कंट्री में इनिशिएटिव है जिसने
बहुत सारे एप्लीकेशंस को मर्ज किया है और हम उम्मीद यही करेंगे कि और कंपनियां और गवर्नमेंट एजेंसीज इसको बढ़ावा दें और ऐसे कॉन्सेप्ट्स रोल आउट किए जाएं, क्योंकि ऐसे बहुत सारे मेजर्स की आज की डेट में हमारे भारतवासियों को आवश्यकता है। ये कितनी यूनिट मतलब कितने दायरे में ये काम करता है? ये जो है 800 स्क्वायर मीटर के एरिया में काम करता है और इसकी 2 लाख क्यूबिक मीटर पर डे की कैपेसिटी है जब ये 11 घंटे चलाई जाती है। चलिए, बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे इस कंपनी के डायरेक्टर जिन्होंने इस स्मोक टावर को बनाया। उन्होंने तमाम तरीके से इसको बताया है कि आखिर ये कैसे काम कर रहा है। अब सवाल एक और उठता है कि गौतम गंभीर जिस तरीके से उन्होंने अपनी लोकसभा क्षेत्र में इसको लगाया है, दिल्ली सरकार इन जैसे स्मोक टावरों को कब लगाती है, किस तरीके से लगाती है, और दिल्ली में प्रदूषण को नियंत्रण के लिए आखिर दिल्ली सरकार क्या कदम उठाती है? समय है जहाँ पर आप छोटे बच्चों को, स्कूल के बच्चों को 9 घंटे रोड पे खड़ा करते हो और इस तरीके की हवा सांस लेने की करते हैं। अक्सर हम अपनी एडवर्टाइजमेंट, अगर आपको अपनी आर्ट करनी है तो छोटे बच्चे की क्या करिए, आप अपने विधायक मेरे प्रेम खराब हो रहा है, मैं निकाल सकता हूँ। चलिए, दिल्ली एनसीआर की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।